जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू आरएम भाई एस यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज के द हिंदू के न्यूज अनबॉक्सिंग सेशन में बहुत 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 स्वागत है। आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, प्रसन्न होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज 4 मार्च 2026 है और आज हम लोग कुछ ऐसी 5-6 न्यूज कवर करेंगे द हिंदू की जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन उस न्यूज को शुरू करने से पहले आज के कोट से शुरू करते हैं बच्चों। मैं हमेशा आपको कहता हूं बच्चों, इंटेंसिटी वर्सेस कंसिस्टेंसी की इस लड़ाई में हमेशा कंसिस्टेंसी ही क्या होती है, अल्टीमेट विनर होती है। कंसिस्टेंसी को कोई नहीं हरा सकता। आज अगर आप हाईली बाहर से मोटिवेटेड हैं तो आज इंटेंसिटी के तौर पर आप आज पूरा दिन पढ़ लेंगे, लेकिन कल ये मोटिवेशन नहीं रहेगा, परसों ये मोटिवेशन नहीं रहेगा, तरसों ये मोटिवेशन नहीं रहेगा। लेकिन आज अगर आप एक एक कदम चलते हुए, एक एक टाइनी स्टेप लेते हुए कि नहीं आज मुझे केवल एक चैप्टर पढ़ना है, मुझे इस सब्जेक्ट को ये कवर करना है, आज मुझे केवल इतने ही क्वेश्चन देने हैं, 50 एमसीक्यू लिखने हैं या 2 आंसर लिखने हैं, तो आज एक आप देखेंगे कि करीबन करीबन 1 महीने बाद आपका पूरा वे ऑफ थिंकिंग, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो कंसिस्टेंसी विल मेक यू विन इन द लॉन्ग रन, नॉट द इंटेंसिटी। ये चीज ध्यान रखना बच्चों। इसलिए यूपीएससी कंसिस्टेंसी मांगता है, इंटेंसिटी नहीं मांगता है। ठीक है, विद दिस पॉजिटिव थॉट लेट्स डिस्कस द टेबल ऑफ कंटेंट्स। हम लोगों को आज 5 न्यूज कवर करनी है। सबसे पहला है मेगालिथिक साइट इन केरला। एक बहुत अच्छी साइट, मेगालिथिक साइट हमें केरला में मिली है, जिसको हमें देखना है कौन सी वो साइट है, मेगालिथिक कल्चर क्या है, इन सभी को देखेंगे। देन ओलियम गैस के बारे में देखेंगे कि ओलियम गैस से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आई है, उसका लीकेज हुआ था और उसको कंट्रोल कर लिया गया है, उसको देखेंगे। देन 5000 करोड़ डिफेंस डील हाल ही में साइन की है टू बूस्ट द डिफेंस कैपेबिलिटीज ऑफ इंडिया। ये 3 न्यूज़ेस है जो हमें कवर करनी है और 2 एडिटोरियल है जो हमें कवर करने हैं, डेट इज आर-एन-डी सेक्टर इन इंडिया, है ना, कैसे आर-एन-डी सेक्टर्स में क्या क्या चीजें प्रॉब्लमेटिक हैं, कैसे आर-एन-डी सेक्टर्स को हम लोग और ज्यादा अच्छा कर सकते हैं, ग्लोबल एग्जांपल्स क्या हैं, ये सब देखेंगे। एंड देन टूरिज्म वर्सेस इकोलॉजिज्म का बहुत अच्छा आर्टिकल बच्चों ये हमें आज यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक दो और आर्टिकल थे जैसे इंडिया कनाडा रिलेशन, लेकिन कल की क्लास में हमने उसे बहुत अच्छे से कवर किया था, इसलिए मैंने इंडिया कनाडा रिलेशन को अभी टच नहीं किया बच्चों, वरना वो एक सेम चीज है। देन सेफ्टी फर्स्ट के ऊपर एक आर्टिकल है, वो आप चाहें तो रीड कर सकते हैं, लेकिन वो इतना डिस्कशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा नहीं है, क्योंकि उसमें कोई भी जो है कंसेप्चुअल लेवल पे कोई भी चीज नहीं दी गई है। लेकिन ये 2 एडिटोरियल ऐसे थे जिसमें कंसेप्चुअल लेवल पे हाई कंसेप्चुअल वैल्यू थी, इसलिए मैं इसे डिस्कस कर रहा हूं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट द वेरी फर्स्ट न्यूज, दैट इज 2000 years old मेगालिथिक रॉक कट चेम्बर कम्स टू द लाइट इन कासरगोड। बहुत 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 इंपॉर्टेंट न्यूज बच्चों, आपके एटलीस्ट प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि पास्ट में प्रीलिम्स में ऐसे सवाल पूछे हैं। तो हाल ही में हमें क्या मिला है कि जो एक प्राइवेट प्रॉपर्टी थी वहां पे जो खुदाई हुई थी, तो वहां पे जो है एक स्ट्रक्चर मिला है, आप लोग इमेजेस में देख पा रहे होंगे। ये स्ट्रक्चर कैसा है, इट इज द बहन ट्यूबवेल जैसा स्ट्रक्चर होता है ना, एक चेम्बर है ना, वर्टिकल चेम्बर हमें देखने को मिला है। कहाँ पे, पानियाल में देखने को मिला है, जो कि डिस्ट्रिक्ट का नाम है कासरगोड। बच्चों डिस्ट्रिक्ट का नाम याद रखें, यूपीएससी में आपसे ये पूछा जाता है। तो कासरगोड वॉज रिसेंटली न्यूज बिकॉज, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या मिला था, मेगालिथिक रॉक कट स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे मिला था। मेगालिथिक रॉक कट स्ट्रक्चर जो है हमें यहाँ पे देखने को मिला था। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसे जो ये जो चेम्बर्स हैं इसे क्या कहते हैं, इसके कुछ नाम हैं, वो आपको पता होने चाहिए। और आप अखबार में थोड़ा सा फोकस करिए, इन्हें क्या बोला जाता है, मुनियरा, है ना, पांडव केव, है ना, पीरंकी केव, है ना, निधि कुजी या कल्पथयम। ये कुछ नाम है, ऐसे कुछ
छह नाम हैं जिन्हें किन्हें बोला, ऐसे कुछ पांच नाम हैं जिन्हें किन्हें बोला जाता है, जो ये चेम्बर्स होते हैं मेगालिथिक चेम्बर्स को इन पांच नामों से जाना जाता है। मेगालिथिक चेम्बर्स को इन पांच नामों से जाना जाता है। इस चीज को ध्यान रखना। केरला में पास्ट में भी ऐसे हमें मेगालिथिक स्ट्रक्चर मिले थे। तो व्हाट इज मेगालिथिक स्ट्रक्चर, क्या होता है मेगालिथिक स्ट्रक्चर, इसको समझते हैं। देखिए मेगालिथिक कल्चर जो है ना, एक एक करके मैं पूरा डिटेल में आपको समझाता हूँ। यूपीएससी में बहुत काम की चीज है बच्चों ये, है ना। तो मेगालिथिक कल्चर जो है ना, ये आयरन एज के साथ साथ ही बिलोंग करता है। मेगालिथिक कल्चर मेगालिथिक कल्चर का जो टाइम पीरियड है, इट इज एग्जैक्टली इक्वल टू द आयरन पीरियड। जब नॉर्थ में आयरन पीरियड, आयरन की डिस्कवरी हो रही थी, वहीं पे साउथ में क्या डिस्क मेगालिथिक कल्चर चल रहा था। तो अगर टाइम पीरियड में बोलूं तो 1500 से 500 बीसीई का जो टाइम पीरियड है, ये कौन सा टाइम पीरियड कहलाता है, मेगालिथिक कल्चर का टाइम पीरियड कहलाता है। इस चीज का ध्यान रखना। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेगालिथिक कल्चर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेगालिथिक कल्चर, है ना। कौन से टू टाइप्स हैं? सबसे पहला मेगालिथिक कल्चर है पॉलीलिथिक, पॉली पॉलीलिथिक टाइप, पॉलीलिथिक मेगा कल्चर। और दूसरा कौन सा है आपका, मोनोलिथिक, पॉलीलिथिक एंड मोनोलिथिक। पॉलीलिथिक एंड मोनोलिथिक बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। मैं फिर कह रहा हूं, आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे ये पूछ सकते हैं। तो पॉलीलिथिक के वापस चार टाइप होते हैं। पॉलीलिथिक के चार टाइप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला डोलमैन, सबसे पहला डोलमैन, देन कायरन, कायरन, देन क्रोमलैच, क्रोमलैच, और लास्ट है सिस्ट, CIST। ये टर्म याद रखें बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी। अगर हम लोग इसमें बात करें तो इसको किसी भी तरह से भूलना नहीं है। अब मोनोलिथिक की अगर बात करें तो मोनोलिथिक के भी कुछ टाइप्स हैं। जैसे सबसे पहला मैनहीर, ये बहुत ज्यादा न्यूज में आपने सुना होगा 2025 में, है ना, मैनहीर। और दूसरा है स्टोन सर्कल्स, स्टोन सर्कल्स। अब जो नई चीज आई है सामने, वो ये सेम चीज आई है कि जहां पे अब जो ये आया है वो ये पांडव केव, या जो आप कह रहे हैं कि ये जो हमें केरला में देखने को मिल रहा है, ये जो चेम्बर्स देखने को मिल रहे हैं, तो ये भी वापस मोनोलिथिक में आएंगी। तो इसको आप कह सकते हैं कि जो न्यूली फाउंड है ना, ये न्यू है, जो न्यू डिस्कवरी हुई है वो क्या है, द वर्टिकल हॉलो चेम्बर्स, वर्टिकल चेम्बर्स, है ना। तो ये भी मोनोलिथिक उसमें आई है। और अभी हाल ही में कहाँ मिला है, कासरगोड में हमें ये देखने को मिला है। सबसे बड़ी बात ये है कि हमें कासरगोड में इसे देखने को मिला है। इसका टाइम पीरियड आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसकी अगर साइट्स की बात करें तो मेगालिथिक कल्चर की साइट्स को जरा ये मैप देख लीजिए। ये देखिए बच्चों, मैप अगर आपको नहीं भी अभी आप पूरा देख पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं टेलीग्राम चैनल पे पूरी PDF डालता हूं, तो आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां से आपको ये मैप दिख जाएगा। लेकिन एक बार आपके दिमाग में ये बसा लीजिए कि देखिए, ज्यादातर मेगालिथिक साइट, ज्यादातर, है ना, लार्जली दे आर प्रेजेंट इन, largely they are present in, they are present in South India, लार्जली दे आर प्रेजेंट इन साउथ इंडिया। ये सबसे बड़ी बात है कि ये साउथ इंडिया में ज्यादातर प्रेजेंट हैं, लेकिन नॉर्थ में भी मौजूद हैं, जैसे बड़जोम, जगती, यहाँ पे ये मेगालिथिक साइट्स मौजूद हैं। नॉर्थ ईस्ट में भी मौजूद है, जैसे नार्तियांग जो है यहाँ पे मौजूद है। इनफैक्ट ईस्ट में भी जो है हमें क्या देखने को मिलते हैं, हमें
मेगालिथिक साइट मिलते हैं, लेकिन कॉन्ट्रास्टिंगली वेस्ट में हमें कोई भी कौन सी साइट देखने को नहीं मिलती है, हमें वेस्ट में कोई भी मेगालिथिक साइट देखने को नहीं मिलती। मेगालिथिक कल्चर से जुड़ी हुई कोई भी साइट हमें वेस्ट में देखने को नहीं मिलती। साउथ में बहुत सारी हैं। ये नाम आपको ध्यान होने चाहिए बच्चों, क्योंकि यूपीएससी आपसे ऐसे नाम से मैच द फॉलोइंग पूछता है कि भाई ये नाम दे दिया, फिर आपसे पूछा मेगालिथिक साइट या नियोलिथिक साइट। ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी के फेवरेट क्वेश्चन हैं, ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा, दिस इज द मेन थिंग, है ना। एक और चीज जो आपको पता होनी चाहिए, अब मतलब वैसे आपसे प्रीलिम्स में ये पूछेंगे नहीं पूछेंगे, थोड़ा डाइसी है, बट फिर भी मेगालिथिक कल्चर की जो इकोनॉमी है उसको एक बार आप थोड़ा सा समझ लीजिए। मेगालिथिक कल्चर की जो इकोनॉमी थी वो प्योरली एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थी, एंड पार्टली हंटिंग वाज आल्सो प्रैक्टिस्ड। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, दूसरा, जो इकोनॉमी के अंदर जो है राइस एंड रागी का कल्टीवेशन किया जाता था। राइस एंड रागी की नॉलेज इन्हें थी और इसका कल्टीवेशन भी किया जाता था। ठीक है, और हंटिंग सीन्स जो है, हमें एविडेंस हमें कहाँ से मिलते हैं? एविडेंस हमें मिलते हैं हायर बेनिकल रॉक पेंटिंग। हायर बेनिकल रॉक पेंटिंग कहाँ है ये? कर्नाटका। पता होना चाहिए आप लोगों को, है ना। कर्नाटका के अंदर है हायर बेनिकल, अगर आप यहाँ देख पाएंगे, ये रहा हायर बेनिकल। ठीक है, तो वेयर इट इज इन कर्नाटका। तो ये चीजें आपको थोड़ी थोड़ी पता होना चाहिए। मैप तो आपको पता होना ही चाहिए बच्चों, किसी भी तरह से कोई भी कंफ्यूजन न रहे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज की सेकंड न्यूज की तरफ, जिसका नाम है सिचुएशन ओलियम गैस की तरफ, ओलियम गैस के न्यूज की तरफ। सो हाल ही में क्या हुआ है कि पालघर जो है, महाराष्ट्र के पालघर में ओलियम गैस लीक जो है, ये देखी गई थी। तो ये ओलियम गैस क्या है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। ओलियम गैस क्या है और ये क्यों लीक हुई, इसके क्या कारण हैं, इन सब चीजों को देखते हैं। कि जो है बघेरिया केमिकल्स यूनिट जो है तारापुर एमआईडीसी एरिया की, उसमें ओलियम गैस का रिसाव हुआ था। जो स्टोरेज टैंक से ओलियम गैस जो है वो लीक हुई थी। द सिचुएशन इज एंटायरली अंडर कंट्रोल नाउ, है ना। ये वहां के जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं इंदू रानी जाखड़, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। अब हमारे डिस्कशन की बात यह है कि ओलियम गैस होती क्या है, राइट। तो एक एक करके उस ओलियम गैस के बारे में समझते हैं कि व्हाट इज ओलियम गैस। ठीक है, तो ओलियम गैस क्या है? देखिए, ओलियम गैस Oleum gas is also known as oleum gas is also oleum gas is also known as fuming sulfuric acid, is also known as fuming sulfuric acid। इसे किस नाम से जाना जाता है? फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। एंड इट इज अ हाईली कोरोसिव, है ना। इट इज हाईली कोरोसिव highly corrosive chemical. It is highly corrosive chemical consisting of, why it is highly corrosive chemical? Why? Because it contains sulfur trioxide, SO3, है ना। It contains sulfur trioxide with sulfuric acid, H2SO4।
है ना? इसको बोलते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड। और ये क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड। समझ में आया? एंड दैट्स व्हाई इसका जो केमिकल नेम है इसको ओलियम बोला गया है, वरना इसका यूं नाम है फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, है ना? इसलिए इसको फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड को अगर रिप्रेजेंटेशन कभी अगर यूपीएससी पूछ ले कभी, है ना, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसे H2SO4 डॉट XSO3 के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ध्यान रखना कि इसकी प्रॉपर्टीज अगर बात करें तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ओलियम, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ओलियम क्या क्या है? सबसे पहला, है ना, ये डेंस वाइट क्लाउडिश स्मोक जो है ये प्रोड्यूस करता है। डेंस वाइट क्लाउडिश मतलब क्लाउड जैसा दिखने वाला, क्लाउडिश स्मोक, है ना, दिखता है अगर हवा में रिलीज हो जाए तो। ठीक है, और है ना, एंड इट इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। solid at room temperature and remain liquid at 0 डिग्री, एट 0 डिग्री, 0 डिग्री या उससे नीचे में ये क्या दिखता है? ये जो है लिक्विड या सॉलिड, सॉलिड एट द रूम टेम्परेचर एंड लिक्विड एट द 0 डिग्री दिखता है। ठीक है, ध्यान रखना कि इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर बात करें तो व्हाट इज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ओलियम? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ओलियम क्या है? सबसे पहला डिहाइड्रेशन। ध्यान रखना बच्चों, डिहाइड्रेशन, इट इज एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट, है ना? इसको उल्टा करके यूपीएससी पूछ सकती है, लेकिन कंफ्यूजन नहीं होना है। इट इज नॉट द हाइड्रेटिंग एजेंट, इट इज द एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट, एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो हमारे यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, साथ ही साथ हाईली कोरोसिव, हाईली कोरोसिव, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था, हाईली कोरोसिव, इट इज हाईली कोरोसिव। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। नाउ अब जो ये ओलियम गैस का जो लीक हुआ है ना, ये जो लीक हुआ है, इसके इम्पैक्ट कुछ पड़ते हैं क्या हेल्थ पे? इज देयर एनी इम्पैक्ट ऑन दी हेल्थ? यस, देयर इज अ बिग इम्पैक्ट ऑन दी हेल्थ। ठीक है, सबसे पहला, इट इट क्रिएट्स acute irritation, it creates acute irritation, it creates acute irritation, then respiratory disease, respiratory distress जो है, इट क्रिएट्स रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, है ना? क्योंकि यहाँ पे जो है क्योंकि आप अगर उसको हैजार्डस फ्यूम्स हैं, अगर आप उसे शरीर में लेंगे और वो हाईली कोरोसिव है, तो आपको कहीं ना कहीं तो उसका नुकसान होगा ना। देन जो है पूरे इस एनवायरनमेंट का इशू है, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड का जो मिस्ट क्रिएट होगा एनवायरनमेंट में, उस मिस्ट की वजह से देयर विल बी अ लार्ज स्केल, जो है बहुत बड़े लेवल पर ये फैलता है, क्योंकि माइक्रोमीटर की साइज होती है ना? तो ये बहुत बड़े लेवल पे फैलता है, जिससे दूर तक इसका इम्पैक्ट जा सकता है। ठीक है, तो इस चीज में हमें ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, इसका यूजेस, ओलियम का जो यूजेस है वो कहाँ कहाँ हमें देखने को मिलता है, ये भी समझ लेते हैं कि जो ओलियम, ये जो ओलियम है, इसके यूजेस कहाँ कहाँ हैं ये भी समझ लीजिए बच्चों। इसके यूजेस सबसे पहले तो एक्सप्लोजिव्स बनाने में इसका यूज होता है, एक्सप्लोजिव्स मेकिंग में इसका यूज होता है। क्या क्या एक्सप्लोजिव मेकिंग्स? लाइक
टीएनटी नाम सुना होगा आप लोगों ने। टीएनटी को बनाने में इसमें यूज होता है, ट्राई नाइट्रोटोलुइन को बनाने में जो है ये यूज होता है ना। देन जो है सल्फ्यूरिक एसिड मैन्युफैक्चरिंग में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इंडस्ट्रियल ट्रांसपोर्ट में जो है इनका यूज होता है, बट मेन जो है वो है एक्सप्लोजिव्स में इसका यूज होता है। ठीक है, तो ओलियम गैस बहुत इंपॉर्टेंट गैस है जिसका लीकेज अच्छी बात नहीं है, और ना ही इसको इलीगली हम इधर से उधर ले जा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं थर्ड न्यूज के ऊपर। देखिए, इसमें ज्यादा डिस्कस करने जैसा नहीं है, लेकिन फिर भी कई बार बच्चों को क्यूरियोसिटी होती है कि अरे यार क्या सवाल आया होगा, जरा देख लेते हैं, है ना। तो सेंटर ने हाल ही में बच्चों क्या किया है, 5,000 करोड़ की डील साइन की है टू स्ट्रेंथन द मरीटाइम सिक्योरिटी। और क्या क्या इसमें साइन किया है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मैरीटाइम सिक्योरिटी को बूस्ट करने के लिए सेंटर ने ये कहा है कि ALHM के 3 हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो हाल से लेंगे। हाल यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से लेंगे। इसे ध्रुव भी बोला जाता है ना। ALH का मतलब है एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, MK3 जो है ना, उसे उसे लिया जाएगा HAL से। तो कोस्ट गार्ड को 6 ALH MK3 हेलीकॉप्टर बना के देगा। और दूसरा, हम रशिया से क्या चीज लेंगे, SHTIL यानी स्थिल स्थिल मिसाइल्स जो है ये हम लेंगे। और कितने का लेंगे, 2182 करोड़ का ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है स्थिल मिसाइल के लिए, जो हम कहां से लेंगे, रशिया के एक कंपनी है जिसका नाम है रॉस्को बोरॉन एक्सपोर्ट, है ना। तो JSC रॉस्को बोरॉन एक्सपोर्ट जो है वहां से हम लोग क्या लेंगे, रशिया की ये मिसाइल्स, स्थिर मिसाइल्स लेंगे, जो कहाँ यूज होगी, नेवी में ही यूज होगी। तो मैरीटाइम सिक्योरिटी को पुश करने के लिए हमने ये पर्टिकुलर काम किया है। तो 2,900 करोड़ के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को हमने कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं, राइट। और 2,100 करोड़ के हमने किसको दिए हैं, रशिया को हमने कॉन्ट्रैक्ट दिया है। तो लगभग 5,000 करोड़ का सेंटर ने डील साइन की है कोस्ट गार्ड के साथ, कोस्ट गार्ड के एनहेंसमेंट के लिए और नेवी के एनहेंसमेंट के लिए। तो जो एरोप्लेन है चॉपर्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, ये हम लेंगे HAL से। और जो मिसाइल्स है, स्थिल मिसाइल्स जो हैं, ये हम कहां से लेंगे, रशिया से लेंगे। ध्यान रखना, इंडिजिनाइजेशन को पुश करने के लिए हम लोग ऑलरेडी HAL से ही ये सारी चीजें बनवा रहे हैं, ताकि हम लोगों के जो यहाँ पे इंडिजिनाइजेशन ऑफ आर जो मिलिट्री है उसको और ज्यादा अच्छे से किया जा सके, राइट। इसके अलावा अब रशिया से जो चीजें हैं, ये जॉइंट प्रोडक्शन नहीं होगा, इस चीज को ध्यान रखना। ये केवल हम प्रोक्योर करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, हम केवल प्रोक्योर करेंगे, हम इसे जो है जॉइंटली प्रोड्यूस नहीं करेंगे। जैसे हम लोग कौन सा करते हैं, हमारी कौन सी मिसाइल है, ब्रह्मोस मिसाइल जो है ना, वो हम लोग रशिया और इंडिया मिल के करते हैं। वैसे ब्रह्मोस की तरह हम लोग जो स्टेल्थ मिसाइल है उसका जॉइंट प्रोडक्शन नहीं करेंगे। इफ इन केस अगर आपसे पूछे तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो ये मोटा मोटा न्यूज थी। अब जब इसको वापस हम लोग स्टेल्थ मिसाइल भारत में आएगी, है ना, तो हम इसके बारे में और डिटेल में डिस्कस करेंगे कि भाई कैसे बनी, कहाँ से आई, क्या काम का है, क्या रेंज है, ये सब तब हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी जो है केवल ऑर्डर दिया है, अभी तक आई नहीं है। तो एक बार जब आए तो जरूर हम इसको देखेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हमारे एडिटोरियल सेक्शन की तरफ। सबसे पहला एडिटोरियल है, इंडिया नीड्स फॉर द मैंडेटरी आर एंड डी डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड। तो मैंडेटरी R&D डिस्क्लोजर क्या है भाई, इसको क्यों इतना जो है तवज्जो दी जा रही है। तो ये मैंडेटरी R&D डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड क्या है, इसको डिस्कस करते हैं, और क्यों दुनिया में इसकी चर्चा बहुत ज्यादा तेज है, राइट। सो ऑथर कहते हैं कि इंडिया इंडिया India's corporate research and development intensity is stagnating at mere to 0.23% of the GDP, significantly lagging behind the global peers. The core reason for this is information asymmetry in the capital market, best explained by George Akerlof's Market for Lemons. Because investors cannot easily distinguish between high quality innovation and low quality projects, they undervalue all R&D, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई
जॉर्ज एकरलॉफ ने मार्केट फॉर लेमन्स करके एक थ्योरी बताई थी। उसमें कहा था कि भाई जो हाई क्वालिटी इनोवेशन है और लो क्वालिटी जो प्रोजेक्ट है, क्या लोग उसके बारे में कुछ बता सकते हैं क्या? अभी तो उनको किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं होती है। तो आर एंड डी जो है, इसीलिए कंपनीज जो है वो आर एंड डी सेक्टर में ज्यादा बढ़ती ही नहीं है। अब अगर आर एंड डी सेक्टर में ज्यादा नहीं बढ़ेगी तो पूरा जो सिस्टम है, इकोसिस्टम है, वो कैसे आगे बढ़ेगा, है ना? और इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है? जेन्युइन इनोवेशन इज underproduced. The editorial proposes correcting this market failure through the structured mandatory R&D disclosure standards to help capital markets efficiency price and fund technological innovation, है ना? तो मैंडेटरी आर&डी डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड को प्रैक्टिस करना चाहिए, ऐसा ऑथर कहते हैं। देखते हैं व्हाट इज द कोर इशू, है ना? द कोर इशू इज इंफॉर्मेशन एसिमेट्री, है ना? बायर्स जो इन्वेस्टर्स हैं कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन हाई क्वालिटी फ्रॉम लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स, है ना? लीडिंग टू सिस्टमिक अंडरवैल्यूइंग ऑफ आर एंड डी। देन it leads to rent seeking versus genuine innovation. Without structured disclosure, there is no mechanism to weed out copycat or purely rent seeking प्रोजेक्ट, है ना? केवल हम लोग अगर डिस्क्लोजर नहीं है तो हमें पता ही नहीं पड़ता है कि कौन से प्रोडक्ट्स जो हैं वो सीधे सीधे कॉपीकैट हैं या ऐसे जो कौन कौन से प्रोडक्ट्स जो हैं वो कॉपीकैट हैं या केवल और केवल रेंट मांगने का काम कर रहे हैं। ऐसे प्रोडक्ट्स के बारे में हमें जानकारी होती ही नहीं है। तो इस वजह से ऐसे चीजों को दूर करने की बहुत ज्यादा जरूरत है अगर हमें आर एंड डी को मजबूत करना है तो। अब हाउ टू डू इट, है ना? फ्यूलिंग ग्रोथ की अगर बात करें तो ग्लोबल एविडेंस की अगर हम बात करते हैं तो इम्प्रूव्ड डिस्क्लोजर ट्रांसपेरेंसी raises R&D intensity sharply, evident in OECD economies and China, particularly in non-state, high-tech एंड फाइनेंशियली कॉन्स्ट्रेंड फर्म्स, है ना? अगर आप देखेंगे तो चाइना के अंदर शंघाई जो स्टॉक मार्केट है बच्चों, है ना, शंघाई स्टॉक एक्सचेंज जो है वहां पे मैंडेटरी डिस्क्लोजर हुआ तो सीधा सीधा अफेक्ट उन सारी कंपनीज पे पड़ा जो आर एंड डी नहीं करती है, तो उनके स्टॉक्स धड़ाम से नीचे गिर गए। लेकिन जो सही में आर एंड डी में पैसा खर्च करती है उनके स्टॉक्स ऊपर चले गए, क्योंकि लोगों को भरोसा हुआ कि नहीं यार, ये अपने कंपनी का अगर 100 रुपए कंपनी कमाती है, 100 रुपए में से 20 रुपए ये आर एंड डी में लगा रही है, तो मतलब कुछ तो करती होगी यार, आर एंड डी में लगा रही है तो, है ना? तो मैंडेटरी डिस्क्लोजर की वजह से उन कंपनीज के स्टॉक बहुत ज्यादा चले गए। और ऐसी कंपनीज चाइना में जो 100 में से केवल 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए ही लगाती थी, उन कंपनी के स्टॉक धड़ाम से गिर गए। जबकि इस मैंडेटरी डिस्क्लोजर से पहले ये उल्टा था, राइट? लेकिन जैसे ही मैंडेटरी डिस्क्लोजर हुआ, आर एंड डी का डेटा सामने आया तो सब चले गए। टारगेटेड इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ट्रांसपेरेंसी चैनल्स कैपिटल एक्सपेंडिचर स्पेसिफिकली टॉवर्ड्स अनसर्टेन रिस्की इनोवेशन रेदर देन ट्रेडिशनल ब्रिक एंड मोर्टार टेंजिबल एसेंट। अगर ट्रांसपेरेंसी होगी तो कैपिटल, इट ट्रांसपेरेंसी चैनल्स द कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी जो पैसा है, मनी है, ये कहां पे चैनल करता है? उन जगहों पर करता है जहां पे इनोवेशन है, लेकिन रिस्की है, बट इनोवेटिव फील्ड्स जो हैं वहां पे ये पैसा कहां ले जाने की बात करता है? ट्रांसपेरेंसी चैनल्स ले जाने की बात करता है, इनोवेटिव फील्ड्स में ले जाने की बात करता है ना? और जो है, जो ट्रेडिशनल ब्रिक एंड मोर्टार टेंजिबल एसेट तो हर कोई बना रहा है, राइट? पोर्टफोलियो प्योरिफिकेशन की बात करें तो डिटेल्ड डिस्क्लोजर्स लाइक इन द फार्मा सेक्टर्स क्रिएटेड अ बाइसियन सिग्नल, यानी prompting industry-wide learning. Weaker firms scale back dominated projects, shifting capital towards stronger scientific bets and improving overall investment efficiency and social outcomes. तो हमें जो है ये एक एग्जाम्पल है किस चीज का? हमें एग्जाम्पल है कि जो ये फार्मा सेक्टर है ना, जो डिटेल डिस्क्लोज करती है, इससे बहुत फायदा ये मिलता है कि जो पोर्टफोलियो है उसका प्योरिफिकेशन होता है ना? और आप लोगों ने देखा होगा कि हर जना जो है फार्मा सेक्टर में आर एंड डी हो रही है तो लोग उन पे बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं कि नहीं नहीं यार, यहाँ पे आर एंड डी होती तो कुछ अच्छा ही निकल के आया होगा। समझ में आया? देन इसके अगर फ्रेमवर्क की बात करें तो
जो ऑथर हैं वो एक मैकेनिज्म प्रपोज करते हैं, क्या, इंट्रोडक्शन ऑफ मैंडेटरी R&D एंड टेक्नोलॉजी डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड अंडर द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी के अंदर जो है टेक्नोलॉजी डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड जो है, ये मैंडेटरी R&D एंड टेक्नोलॉजी डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड लाया जाए, जो किसके अंदर हो, लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स रेगुलेशन 2015 के अंदर आना चाहिए, क्योंकि ये भी एक डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है। एंड देयर आर 5 क्रिटिकल डिस्क्लोजर डायमेंशंस, 5 ऐसे डायमेंशंस हैं। कौन से 5 ऐसे डायमेंशन? सबसे पहला R&D एक्सपेंडिचर है ना, ग्रैन्युलर ब्रेकडाउन ऑफ कैपिटल एंड रेवेन्यू स्पेंडिंग टू सेपरेट द जेन्युइन रिसर्च फ्रॉम द ऑपरेटिंग कॉस्ट। सेकंड, पेटेंट एक्टिविटी है ना, फाइलिंग, grants, expiration, and maintenance to assess the intellectual property pipelines। तो सेकंड ये डायमेंशन होना चाहिए। थर्ड इज टेक्नोलॉजी वर्कफोर्स, कंपोजिशन ऑफ द वर्कफोर्स टू सिग्नल द डेप्थ ऑफ द टेक्निकल कैपेबिलिटी। चौथा है टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल TRL, स्टेटस ऑफ मेजर प्रोजेक्ट्स टू प्रोवाइड द स्टैंडर्डाइज्ड व्यू ऑफ द पाइपलाइन मैच्योरिटी, कि भाई मेजर प्रोजेक्ट्स का स्टेटस क्या है, तो इससे पता लगता है कि पीछे जो प्रोजेक्ट्स खड़े हैं उनका भी आगे क्या होने वाला है। एंड देन फिफ्थ इज इनोवेशन टर्नओवर, परसेंटेज ऑफ द रेवेन्यू डिराइव्ड फ्रॉम द प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस्ड इन द पास्ट 5 years। तो इसकी वजह से हमें क्या मिलेगा, एक ट्रांसपेरेंट पिक्चर हमें प्रोवाइड होगी, एक ट्रांसपेरेंट पिक्चर हमें प्रोवाइड होगी कि भाई हमें कैसे क्या काम करना है या कैसे क्या करना है, इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है, हमें एक क्लियर पिक्चर यहां से प्रोवाइड होती है। इंप्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी की बात करें तो अ फेज्ड अप्रोच स्टार्टिंग विथ वॉलंटरी पब्लिक डिस्क्लोजर फॉर 2 years टू बिल्ड डेटा क्वालिटी फॉलोड बाय द मैंडेटरी रोल आउट, ये इंप्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी होना चाहिए। पहले तो आप लोग वॉलंटरी पब्लिक डिस्क्लोजर कीजिए 2 साल के लिए, ताकि डेटा क्वालिटी बिल्ड हो, और फिर उसके बाद जो है 2 साल के बाद जब लोगों की आदत पड़ जाएगी तो मैंडेटरी रोल आउट का प्रोसीजर यहाँ पे लेके आए। राइट, ऑथर अपने आखिरी आर्ग्यूमेंट कहते हैं कि why it is necessary to boost the market discipline, right? It will reduces the information asymmetry, prevents the market from mispricing and treating all innovative and non innovative firms as average, है ना, यानी जो इनोवेटिव फर्म्स हैं उसको अबव एवरेज या हाई क्वालिटी हाई वैल्यूड फर्म माना जाएगा, और जो नॉन इनोवेटिंग है उसे एवरेज या बिलो एवरेज माना जाएगा। देन सेकंड इज lowers the cost of capital, transparency, boost institutional investors confidence, stabilizes share prices, and allows firm reliant on the intangible assets, that is patents, design, to raise capital cheaper। ठीक है। थर्ड इज strengthens the market discipline, visible metrics create pressure from the shareholders and boards, compelling underperforming firms to improve, similar to the effects seen under Korean International Financial Reporting Standards KIFRS, है ना, वहां पर भी सेम चीज देखी गई थी कि जो विजिबल मेट्रिक्स जो हैं वो शेयर होल्डर्स और बोर्ड्स को क्या करेंगे, वहां से प्रेशर देंगे कि जो अंडर परफॉर्मिंग फर्म्स हैं उसको इंप्रूव करने की बात की जाएगी। अगर वो इंप्रूव नहीं करते हैं तो फिर इन्वेस्टर अपना पैसा खींच लेंगे। फोर्थ इज इंप्रूव्स द इनोवेशन प्रोडक्टिविटी, है ना, कंपल्सरी रिपोर्टिंग लीड्स टू मोर एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसर्च फंड, generating better commercial outcomes per rupee spent। And fifth is non-distortionary policy. It does not force spending, cost the exchequer or favors a specific sector. It purely ensures accurate market information, leaving the market to reward or penalize firms, है ना। हमें किसी भी जो है सेक्टर में पैसा खर्च करना है या वो नहीं है, फोर्स स्पेंडिंग नहीं करवाना है, बट हमें क्या करवाना है, एक्यूरेट मार्केट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो, ताकि हम लोग किसी भी फर्म को रिवार्ड या पिनलाइज कर सकें। ठीक है, चलिए मेंस का क्वेश्चन देखते हैं। डिस्पाइट पोजेसिंग अ रोबस्ट आईटी एंड सर्विस सेक्टर, इंडियाज कॉर्पोरेट R&D इंटेंसिटी remains stagnant compared to global peers. Discuss the structural causes behind this stagnation and evaluate how mandatory R&D disclosure standard can foster an innovation driven economy। मजबूत आईटी और सेवा क्षेत्र होने के बावजूद भारत की कॉर्पोरेट अनुसंधान एवं विकास तीव्रता वैश्विक समकक्षों की तुलना में स्थिर बनी हुई है। इस ठहराव के पीछे संरचनात्मक कारणों पर चर्चा करें और मूल्यांकन करें
कि अनिवार्य अनुसंधान एवं विकास प्रकटीकरण मानक किस प्रकार नवाचार संचालित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे सकते हैं। जीएस पेपर 3 से जुड़ा हुआ बहुत अच्छा सवाल है, इकोनॉमी का। 250 वर्ड्स में आपको लिखना है, 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। अगर आप अपना आंसर लिखते हैं, जैसा भी आप लोग लिखते हैं, बेझिझक आप अपना आंसर कहाँ भेज सकते हैं, iasrm@gmail.com पे भेज सकते हैं, जहां पर 2 आवर्स के अंदर अंदर हम आपके आंसर्स का फ्री इवैल्यूएशन करके विद प्रोज एंड कॉन्स हम आपको आपका आंसर वापस भेजते हैं, ताकि आपकी मेंस की प्रिपरेशन और अच्छे से चली जा सके। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज के सेकंड एडिटोरियल के ऊपर और आखिरी एडिटोरियल के ऊपर, दैट इज अलाइनिंग रिलीजियस टूरिज्म विद इकोलॉजी। बहुत अच्छा एडिटोरियल है बच्चों, कि हमें कैसे जो है टूरिज्म वर्सेस इकोलॉजिज्म का बहुत इंपॉर्टेंट डिबेट है। देखते हैं क्या है एडिटोरियल। द एडिटोरियल एड्रेसेस द एस्केलेटिंग टेंशन बिटवीन सर्जिंग रिलीजियस मास टूरिज्म, है ना, सर्जिंग रिलीजियस मास टूरिज्म एंड इकोलॉजिकल कंजर्वेशन इन इंडिया, है ना। दोनों तरफ से क्या आ रहा है, प्रेशर है। एक तरफ मास टूरिज्म जो है, रिलीजियस मास टूरिज्म बढ़ रहा है, और दूसरी तरफ इकोलॉजिकल कंजर्वेशन ये पूरी तरह से बहुत ज्यादा प्रेशर में है, डिस्ट्रेस में है, राइट। हिस्टोरिकली seasonal pilgrimage coexisted with nature, often protecting biodiversity through belief systems like sacred groves. Today, commercialized mass tourism is placing unsustainable pressure on ecology, on ecologically sensitive habitats and protected areas. बहुत अच्छी बात ऑथर ने कही कि भाई पहले जो पिलग्रिमेजेस होते थे, जो सीजनल पिलग्रिमेजेस होते थे, वो नेचर के साथ को एग्जिस्ट करते थे, कि नहीं भाई हमें केवल, है ना, भाई हमें सर्दी के इसमें ही बाबा केदारनाथ जाना है, या हमें जो है अमरनाथ की यात्रा करनी है ना, या फिर हमें चार धाम की यात्रा करनी है। तो ये बहुत ज्यादा क्या होता था, नेचर के साथ को एग्जिस्टेड यात्राएं होती थी। लेकिन अब क्या हो गया, मास टूरिज्म हो गया है, कि है ना बाबा ने बुलाया है, केदारनाथ चलना है ना, तो इसलिए हमें अब वहां चलेंगे, माउंटेन ट्रैकिंग होगी, वहां पे आपको रहने के लिए टेंट में रहना पड़ेगा। तो जो पिलग्रिमेज है उसको टूरिज्म, मास टूरिज्म में कन्वर्ट कर दिया गया है, और इसकी वजह से एक अनसस्टेनेबल प्रेशर क्रिएट हो रहा है, किसके ऊपर, सेंसिटिव और सेंसिटिव हैबिटाट्स एंड प्रोटेक्टेड एरियाज के ऊपर। सो ऑथर कहते हैं कि द कोर चैलेंज फॉर पॉलिसी मेकर्स इज टू गवर्निंग दिस इंटरसेक्शन टू प्रिजर्व इकोलॉजिकल इंटेग्रिटी विदाउट वायलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज और कल्चरल ट्रेडिशन। अब इसको कैसे करें, ये सबसे पॉलिसी मेकर्स का सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि इकोलॉजिकल इंटेग्रिटी को जो है ये भी प्रिजर्व करना है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो है फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज के, उसको भी खत्म नहीं करना है, और कल्चरल ट्रेडिशंस को भी जीवित रखना है लोगों के, है ना, हम जैसे लोगों के कल्चरल ट्रेडिशन को भी जिंदा रखना है। तो इन तीनों के बीच सामंजस्य कैसे बचाएं, कैसे बनाएं, ये पॉलिसी मेकर्स का सबसे बड़ा चैलेंज है। चलिए एडिटोरियल डिस्कस करते हैं। ऑथर कहते हैं कि क्या कोर इशू है, इकोलॉजिकल एंड रिलीजियस ओवरलैप, इंडिया सेक्रेड ग्रूव्स, श्राइन्स एंड पिलग्रिमेज रूट्स frequently intersect with protected and ecologically sensitive habitat। आप देख लीजिए केदारनाथ, अमरनाथ, है ना, बद्रीनाथ, है ना, गंगोत्री, यमुनोत्री, है ना, ये सब कहाँ कहाँ मौजूद हैं। ये सब आपके बहुत ही ज्यादा इकोलॉजिकली सेंसिटिव हैबिटाट में मौजूद हैं, और इसकी वजह से जो ये मास टूरिज्म का जो कल्चर आया है, ट्रेडिशनल कम्युनिटी एम्बेडेड रिचुअल्स हैव ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मास टूरिज्म, इंट्रोड्यूसिंग हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर दैट फ्रेजाइल इकोसिस्टम कैन नॉट सस्टेन। वहां पे फ्रेजाइल इकोसिस्टम्स, वहां पे ऐसे ऐसे हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं जो फ्रेजाइल इकोसिस्टम हैंडल नहीं कर सकता, और यही प्रॉब्लम है कि आप लोगों को उत्तराखंड में बाढ़ देखने को मिल रही है ना, भूस्खलन देखने को मिल रहा है ना, एवलांच देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि आप देखते होंगे बच्चों, रील्स चला के देखिएगा कि टनल्स बन रहे हैं। अब टनल्स बन रहे हैं तो अचानक से पत्थरों के बीच में से पानी आ जाता है, जो क्या होता है, वो होता है एक्वाफर्स, राइट। अब ये जो एक्वाफर्स हैं, है ना, ये एक्वाफर अगर बाहर निकल जाएगा तो ये साफ पीने का पानी है, दिस इज द सेफ वाटर, दिस इज द ड्रिंकिंग वाटर, दिस इज द ड्रिंकिंग वाटर। अब अगर ये चट्टानों में से निकल जाएगा तो फिर चट्टानें तो पोली हो जाएगी, खाली हो जाएगी। अब खाली हो जाएगी तो धसेगी कि नहीं धसेगी। अब अगर ये चट्टानें धसेगी तो फिर
भाई साहब कहीं ना कहीं तो प्रकृति अपना गुस्सा निकालेगी, तो फिर वो अर्थक्वेक, है ना, माइनिंग, या वो जो पूरा का पूरा टाउन का टाउन बह जाता है ना, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। चलिए, व्हाट इज द मेजर फ्लैश पॉइंट? ऑथर कहते हैं सबसे पहला, SCNBWL डेलिब्रेशन, द स्टैंडिंग कमिटी ऑफ द नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, है ना, रिसेंटली डिबेटेड अ प्रपोजल टू एक्सपेंड अ रिलीजियस साइट इनसाइड अ गुजरात सेंचुरी के अंदर एक रिलीजियस साइट को एक्सपेंड करने की जो बात हुई थी, उसको जो है उसके ऊपर बहुत ज्यादा क्या हुआ था, डिबेट हुआ था। द प्रपोजल वाज विथड्रॉन टू अवॉइड सेटिंग अ प्रेसिडेंट फॉर डाइवर्टिंग प्रोटेक्टेड एरियाज फॉर रिलीजियस यूज। हालांकि इसे विड्रॉ कर लिया गया था क्योंकि एक प्रेसिडेंट सेट करना था कि भाई प्रोटेक्टेड एरियाज को रिलीजियस यूज के लिए अलग अलग रखना ही पड़ेगा। व्हाट आर द लीगल रेस्ट्रेंट्स? अंडर द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, कंस्ट्रक्शन ऑन फॉरेस्ट लैंड पोस्ट 1980 इज ट्रीटेड एज एंक्रोचमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट है ना, कि अगर आपने फॉरेस्ट लैंड पे कोई भी कंस्ट्रक्शन किया तो इट विल बी ट्रीटेड एज एंक्रोचमेंट और उसे तत्काल प्रभाव से तोड़ दिया जाएगा। देन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 एंड नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी नॉर्म्स स्ट्रिक्टली लिमिट्स द इंटरवेंशंस। तो किसी भी तरह का अगर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज, इंटरवेंशन मतलब डेवलपमेंटल एक्टिविटी, और तो क्या इंटरवेंशन होगा, तो जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हैं उसको पूरी तरह से क्या कर दिया गया है, रोक दिया गया है, पूरी तरह से रोक दिया गया है। इसका इकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या है? अनरेगुलेटेड कंस्ट्रक्शन कॉजेज हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, एक्सकार्बेट्स ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट एंड वीकन्स द सेंचुरी डिफेंसेस, है ना। तो जो सेंचुरी का जो डिफेंसेस हैं वो भी क्या होता है, वीकन होता है, और ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट और ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, नाउ इट इज ऑल्सो द क्वेश्चन ऑफ राइट्स। कल्चरल कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो इंडिया हैज thousands of sacred natural sites. Sacred groves often act as critical biodiversity refuges because local beliefs restrict resource extraction. तो वहां पे जो है, तो ये जो सेक्रेड ग्रूव्स होते हैं ये एक तरह से क्या होते हैं, मतलब ब्लाइंडली दे आर बायोडाइवर्सिटी रेफ्यूजीज की तरह काम करते हैं, बायोडाइवर्सिटी को बचाने का काम करते हैं, क्योंकि वहां पे चूंकि लोकल बिलीफ उससे जुड़ी हुई है तो रिसोर्स एक्सट्रैक्शन वहां पे लगभग क्या हो जाता है, नामुमकिन हो जाता है। ठीक है, लीगल डायमेंशंस ऑफ द कम्युनिटी राइट्स की बात करें तो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 mandates the recognition of rights for the scheduled tribes, recognition the rights for the scheduled tribes and other traditional forest dwellers, OTFDs, है ना। Any regulatory restriction must be preceded by the rights recognized to avoid marginalizing indigenous stewards। इस चीज को ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा कोई भी रेगुलेटरी रेस्ट्रिक्शन मस्ट बी प्रिसाइडेड बाय द राइट्स रिकॉग्नाइजेशन टू अवॉइड मार्जिनलाइजिंग इंडिजिनियस स्टीवर्ड्स। हमें ऐसा कोई भी जो है रूल नहीं बनाना है जो ये जो वैसे भी जो ऑलरेडी मार्जिनलाइज इंडिजिनियस कम्युनिटी है इनके राइट्स को और ज्यादा क्या करें, खत्म करें। ठीक है, क्या मिडिल ग्राउंड है इसके बीच का? द ब्लैंकेट बैन ऑन रिलीजियस एक्टिविटी इज कॉन्स्टिट्यूशनली एंड कल्चरली अनफीजिबल। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, ये लाइन आपको पता होनी चाहिए, है ना। द ब्लैंकेट बैन ऑन रिलीजियस एक्टिविटी इज कॉन्स्टिट्यूशनल एंड कल्चरली अनफीजिबल, बट unrestricted expansion under the guise of faith is ecologically disastrous। है ना, बहुत अच्छा सवाल ये ऐसे का भी बन सकता है, आपसे अगर पूछें तो ये ऐसे का भी सवाल बिल्कुल ऐसे का लाइन बन सकता है ये, है ना। ब्लैंकेट बैन ऑन रिलीजियस एक्टिविटी इज अनफीजिबल बट अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सपेंशन इज इकोलॉजिकली डिजास्ट्रस। तो ये ऐसे का सवाल बन सकता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो इसका मिडिल ग्राउंड क्या है ये निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑथर इसमें एक वे फॉरवर्ड भी देते हैं जिसको ऑथर कहते हैं द ग्रीन पिलग्रिमेज मॉडल। क्या है ग्रीन पिलग्रिमेज मॉडल? सबसे पहला एविडेंस बेस्ड गाइडलाइन, है ना, द 2023 फ्रेमवर्क बाय अशोक ट्रस्ट फॉर रिसर्च इन इकोलॉजी एंड द एनवायरमेंट आत्री जो है एंड वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF प्रूव्स that religious activities and conservation can be compatible if sustainably managed। अगर सस्टेनेबल मैनेजमेंट किया जाए
तो रिलीजियस एक्टिविटीज और कंजर्वेशन साथ साथ हो सकता है, लेकिन कौन से कोर प्रिंसिपल्स होने चाहिए? 3 कोर कोर प्रिंसिपल्स होने चाहिए। सबसे पहला है स्ट्रिक्ट नो एक्सपेंशन प्रिंसिपल विद इन द कोर फॉरेस्ट एरियाज, सबसे पहला ये। दूसरा क्या है कोर प्रिंसिपल? रिकॉग्नाइजेशन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग साइट्स सब्जेक्ट टू स्ट्रिक्ट इंपैक्ट बेस्ड रेगुलेशन, है ना। प्री एग्जिस्टिंग साइट्स होनी चाहिए जिसमें स्ट्रिक्ट इंपैक्ट बेस्ड रेगुलेशन होने चाहिए। और तीसरा क्या है? तीसरा है इंप्लीमेंटेशन ऑफ कैरिंग कैपेसिटी कैप्स, यानी पिलग्रिम नंबर्स जो हैं, नाइट ट्रैफिक बैन्स, रोबस्ट वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, है ना। ये सारी चीजें होनी ही चाहिए कि वहां पे कितने ज्यादा जो हैं लोग आ जा सकते हैं। डेट इज कैपेसिटी कैप्स जो है वो ये है कि कितने लोग आ जा सकते हैं। नाइट ट्रैफिक पूरी तरह से बैन हो ताकि वाइल्ड लाइफ का प्रोटेक्शन हो, राइट। उसके अलावा रोबस्ट वेस्ट वाटर मैनेजमेंट हो। ये 3 कोर प्रिंसिपल्स तो होने ही चाहिए। देन मल्टी स्टेक होल्डर governance should be there, requires collaboration between forest departments, टेम्पल ट्रस्ट, लोकल गवर्नमेंट्स एंड कंजर्वेशन एनजीओ के बीच क्या होना चाहिए? कोलैबोरेशन होना चाहिए। इसके क्या प्रूवन रिजल्ट्स हैं? जी हाँ, पायलट प्रोजेक्ट्स जैसा एग्जांपल है कालाकाद, मुदनथुरई, रमथम्बोर have successfully reduced the road kills and plastic water pollution without displacing forest dependent communities or denying the worshippers access। तो ये सब खत्म होते हुए भी ये 2 एग्जांपल्स हैं, कलाकड़, मुदनथरई और रणथंबोर। इसके एग्जांपल्स हैं कि कैसे आप रोड किल्स, प्लास्टिक वाटर पॉल्यूशन को खत्म कर सकते हैं अगर आप जो है इन प्रिंसिपल्स को ध्यान रखते हैं, कंजर्वेशन और रिलीजियस एक्टिविटी को साथ में रखते हैं। तो आप इन्हें जो है नेचर का भी कंजर्वेशन कर सकते हैं और लोगों को जो पूजा पद्धति करने की जो उनकी प्रथा है उसको भी आप किसी भी तरह से हानि नहीं पहुंचाएंगे। दिस इज नोन एज द ग्रीन पिलग्रिमेज मॉडल, ग्रीन पिलग्रिमेज मॉडल। ठीक है, चलिए प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं। प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या है भाई? सबसे पहला, with reference to the National Board for Wildlife and NBWL in India, consider the following statement. It is the statutory organization constituted under Wildlife Protection Act 1972. Yes, bachcho, this statement is absolutely correct. Second, the board is chaired by the Union Minister for Environment, Forest and Climate Change. Absolutely wrong. Dhyan rakhna, this board is chaired by PM, Prime Minister of the nation, not the Union Minister of Environment, Forest and Climate Change. So second statement is wrong. Third, no alteration of boundaries in the national parks, wildlife sanctuaries can be made without the recommendation of NBWL. Yes, this statement is absolutely true. The correct answer है B, 1 and 3 only is the correct answer. Mains का practice question देख लेते हैं. The intersection of faith and conservation in India requires a delicate balance between cultural continuity and ecological integrity. Discuss the ecological challenges posed by unregulated religious tourism in protected area and evaluate the viability of green pilgrimage model as a policy solution. भारत में आस्था और संरक्षण के अंतर संबंध के लिए सांस्कृतिक निरंतरता और पारिस्थितिक अखंडता के बीच एक नाजुक संतुलन की आवश्यकता है। संरक्षित क्षेत्रों में अधिनियमित धार्मिक पर्यटन के उत्पन्न पारिस्थितिकी चुनौतियों पर चर्चा करें और नीति समाधान के रूप में हरित तीर्थ यात्रा मॉडल की व्यवहार्यता का मूल्यांकन करें। जीएस पेपर 3 से संदर्भित बहुत अच्छा सवाल है। 250 वर्ड्स में आपको लिखना है। 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। अगर आपने अपना आंसर लिख लिया है तो आप अपना आंसर कहाँ भेज सकते हैं? iasrm@gmail.com पे भेज सकते हैं, जहां पर आपके आंसर का फ्री इवैल्यूएशन करके विथ प्रोज एंड कॉन्स हम आपको आपका आंसर वापस भेजेंगे ताकि आपके मेंस की प्रिपरेशन और अच्छे से की जा सके। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। और आपको इस क्लास की पीडीएफ हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक हमने हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल को देख सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे कल वापस इसी समय। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुभ दिन हो आप सभी का। मेक दिस डे ग्रेट। खूब मन लगाकर पढ़िएगा। किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो आप मुझे से संपर्क कर सकते हैं। गिवन माय एक्सपर्टीज एंड एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड, आई कैन हेल्प यू। आई थिंक आई कैन हेल्प यू वेरी वेल इन दिस आईएएस एग्जाम, राइट। थैंक यू सो मच। खूब मन लगा के पढ़िएगा। स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग,
Keep revising and stay curious. Bye bye.